हेलो एवरीवन, नमस्कार आप सभी को। आज इस 405वें दिन के वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आइए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखते हैं जो आने वाली संगीत की प्रतियोगी परीक्षाओं में अवश्य ही पूछे जा सकते हैं, क्योंकि ये प्रश्न भूतपूर्व संगीत की अनेकों प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न हैं। ठीक है, तो इसलिए आप इस वीडियो को बिना स्किप किए, बिना फास्ट किए पूरा ज़रूर देखिए। तो आइए आज का पहला प्रश्न देखते हैं। आज का पहला प्रश्न है, खमाज थाट का राग है। खमाज थाट का राग है तिलक कामोद राग। तिलक कामोद जो राग है ये खमाज थाट जन्य राग है। खमाज थाट में कोमल निषाद स्वर और बाकी के सभी स्वर शुद्ध प्रयोग किए जाते हैं, तो इसलिए खमाज थाट का जो राग है ये है तिलक कामोद राग। इसके बाद दूसरा प्रश्न है, सितार है। सितार है तत्वर्ग का वाद्य। तत्वर्ग का वाद्य है सितार वाद्य। तत्वर्ग यानी कि तार वाद्य है, तंत्रियों वाला वाद्य है सितार वाद्य। इसके बाद तीसरा प्रश्न है, वर्षा ऋतु में गाया जाता है। वर्षा ऋतु में गाया जाता है गौड़ मल्हार राग को। राग गौड़ मल्हार को वर्षा ऋतु में गाया जाता है। मल्हार अंग के सभी रागों को वर्षा ऋतु में गाया जाता है और सारंग अंग के रागों को बसंत ऋतु में गाया जाता है। ठीक है, इसके बाद अगला प्रश्न है, वायलिन वाद्य को बजाते हैं। वायलिन वाद्य को बजाते हैं बो की सहायता से। बो की सहायता से बजाया जाता है वायलिन वाद्य को। वायलिन वाद्य का अन्य क्या नाम है, इसका आंसर आप कमेंट में ज़रूर बताइए। ठीक है, इसके बाद अगला प्रश्न है, सारंगी वाद्य को बजाते हैं। सारंगी वाद्य को बजाते हैं गज की सहायता से। गज की सहायता से सारंगी वाद्य को और बो की सहायता से वायलिन वाद्य को बजाया जाता है। बो और गज में अंतर ये है कि बो जो होता है उसमें घोड़े की बाल का प्रयोग होता है, पर उसमें घोड़े के बाल की मात्राओं की संख्या कम होती है, यानी कि घोड़े के बाल उसमें कम प्रयोग किए जाते हैं और गज में ज़्यादा घोड़े के बाल प्रयोग किए जाते हैं, घोड़े के पूंछ के बाल। ठीक है, घोड़े के बाल तो वैसे शरीर पे छोटे छोटे होते हैं, पर जो पूंछ के जो बाल होते हैं, लंबे लंबे बाल, उन बालों का बो में और गज में प्रयोग किया जाता है। तो बो में घोड़े के पूंछ की बाल की मात्रा कम होती है और गज में घोड़े के पूंछ के बाल की मात्रा ज़्यादा होती है। तो वायलिन और सारंगी जो वाद्य है इसको बो और गज की सहायता से बजाया जाता है। इसके बाद अगला प्रश्न है, वायलिन और सारंगी वाद्य में तंत्रियों की संख्या है। वायलिन और सारंगी वाद्य में तंत्रियों की संख्या है 4। 4 तार होते हैं वायलिन वाद्य में और सारंगी वाद्य में। 7वां प्रश्न है, औड़व जाति का राग है। कौन सा ऐसा राग है जिसके आरोह और अवरोह दोनों में 5 स्वरों का प्रयोग किया जाता है? तो ये राग है दुर्गा राग और मालकौंस राग। राग दुर्गा और राग मालकौंस में 5 स्वरों का प्रयोग किया गया है। ठीक है, इसके बाद अगला प्रश्न है, देवी देवताओं की स्तुति के लिए किस वेद में ऋचाओं का उल्लेख किया गया है? देवी देवताओं की स्तुति के लिए ऋग्वेद में ऋचाओं का उल्लेख किया गया है, यानी कि ऋग्वेद की जो ऋचाएं हैं ये देवी देवताओं की स्तुतियों को प्रदर्शित करती हैं। ठीक है, इसके बाद अगला प्रश्न है, किस वेद में जादू टोना टोना टोटका का श्लोकों के माध्यम से वर्णन किया गया है? अथर्व वेद में जादू टोने और टोने टोटके का जो वर्णन है ये श्लोकों के माध्यम से किया गया है। 10वां प्रश्न है, गांधर्व वेद की संज्ञा दी गई है। गांधर्व वेद की संज्ञा दी गई है सामवेद को। सामवेद को गांधर्व वेद की संज्ञा दी गई है। गांधर्व जो वेद है ये सामवेद का उपवेद है। ठीक है, तो सामवेद को गांधर्व वेद की संज्ञा भी दी गई है और गांधर्व वेद जो है ये सामवेद का उपवेद है। इसके बाद अगला प्रश्न है, वेदों की संख्या बताई गई है। वेदों की संख्या बताई गई है 4।
चार संख्या है वेदों की, जो है यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद और ऋग्वेद। ये चार मुख्य वेद हैं। तो इन मुख्य वेदों की संख्या जो है 4 है और पंचम वेद में नाट्य शास्त्र को माना गया है। ठीक है, नाट्य शास्त्र को 5वां वेद माना गया है, पर उसको जो है मुख्य वेद नहीं माना गया है। केवल मुख्य वेद 4 वेदों को माना गया है, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद को। इसके बाद अगला प्रश्न है, 4 विभाग से कम विभाग की ताल है। 4 विभाग से कम विभाग वाली ताल है दादरा ताल। दादरा ताल में केवल 2 विभाग होते हैं। इसमें मात्राओं की संख्या है 6। ठीक है, पहले मात्रा पर सम पड़ता है और चौथे मात्रा पर खाली पड़ता है। तो दादरा ताल जो है 4 विभाग से कम यानी कि 2 विभागों वाली ताल है। इसके बाद अगला प्रश्न है, 10 मात्रा की ताल है। 10 मात्रा की ताल है झप ताल। झप ताल जो है 10 मात्रा की ताल है और इसमें विभागों की संख्या है 2 3 2 3 मात्राओं के 4 विभाग। 2 3 2 3 मात्राओं के 4 विभाग होते हैं झप ताल में और इसमें मात्राओं की कुल संख्या है 10। इसके बाद अगला प्रश्न है, झप ताल की दुगुन एक आवर्तन में कितने मात्राओं में आएगी। झप ताल की जो दुगुन है, दुगुन लयकारी है, ये एक आवर्तन में आएगी 5 मात्रा में। 10 मात्रा की ताल का यदि दुगुन करें तो वो आधे में आता है, यानी कि 10 का आधा 5 होता है। तो 5 मात्रा में झप ताल की दुगुन एक आवर्तन में आ जाएगी। और यदि झप ताल की दुगुन को 2 बार लिखा जाए तो ये 10 मात्राओं में यानी कि 5 मात्राओं में 10 मात्राओं में 2 बार झप ताल की दुगुन एक आवर्तन में आएगी। ठीक है, इसके बाद अगला प्रश्न है, झप ताल की तिगुन एक आवर्तन में कितने मात्राओं में आएगी। झप ताल की तिगुन एक आवर्तन में आएगी 3 सही 1/3 मात्रा में। झप ताल की तिगुन एक आवर्तन में केवल एक बार 3 सही 1/3 मात्रा में आएगी। ठीक है, इसके बाद 16वां प्रश्न है, ऋषभ व धैवत स्वर की श्रुति है। ऋषभ व धैवत स्वर की श्रुति है 3 श्रुति। रे व ध या ऋषभ व धैवत स्वर की 3 श्रुतियां होती हैं। इसके बाद 17वां प्रश्न है, ऋषभ व धैवत स्वर की जाति है। 3 श्रुतियों वाली ऋषभ व धैवत स्वर की जाति है क्षत्रिय जाति। क्षत्रिय जाति का ये स्वर है ऋषभ और धैवत स्वर। इसके बाद अगला प्रश्न है, वेंकटमुखी जी ने मेलों की रचना की है। वेंकटमुखी जी ने 72 मेलों की रचना की है। उत्तर भारतीय संगीत में जैसे भातखंडे जी ने 10 थाटों की रचना की है, वैसे ही थाटों के समान दक्षिण भारत में मेल का प्रयोग किया गया है। तो मेल जो है, मेलों की रचना वेंकटमुखी जी ने की है और इसकी संख्या है 72। ठीक है, इसके बाद अगला प्रश्न है, संगीत दर्पण ग्रंथ के लेखक हैं। संगीत दर्पण ग्रंथ के लेखक हैं दामोदर जी। दामोदर मिश्र जी या दामोदर पंडित जी संगीत दर्पण ग्रंथ के लेखक हैं। इसके बाद आज का आखिरी प्रश्न है, संगीत दर्पण ग्रंथ को लिखा गया है। संगीत दर्पण ग्रंथ को दामोदर पंडित जी के द्वारा लिखा गया था 1625 ईस्वी में। 1625 ईस्वी में संगीत दर्पण ग्रंथ को दामोदर मिश्र जी के द्वारा लिखा गया था। तो ये हो गए आज के 20 महत्वपूर्ण प्रश्न। मुझे उम्मीद है आपको ये प्रश्न अच्छे से समझ में आए होंगे। यदि समझ में आए हों तो आप इस वीडियो को लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों से शेयर kariye। यदि अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। प्रतिदिन ऐसे ही वीडियोस को देखने के लिए बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और मैंने जो भी प्रश्न पूछे हैं उसका आंसर भी आप कमेंट में ज़रूर दीजिए। ठीक है, आज ये 405वें दिन का वीडियो है। इसके पहले मैंने 404 वीडियोस को बनाया है जिसके प्लेलिस्ट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। यदि आपने अभी तक उन महत्वपूर्ण वीडियोस को नहीं देखा है तो आने वाले प्रतियोगी परीक्षाओं की और भी बेहतर तैयारी करने के लिए आप उन सभी वीडियोस को 1-2 बार ज़रूर ही देख लीजिए। ठीक है,
तो मिलते हैं ऐसे ही अगले 406वें दिन के वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।